एक्चुअली मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। मैं चाहा कि उसी वीडियो में कंटिन्यू करूं टॉपिक को, लेकिन कर नहीं सका, तो सॉरी। तो चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो पैरा वैद्युतांक होता है वो सापेक्ष विद्युतशीलता के बराबर होता है। मतलब K बराबर ER। ठीक, ER क्या है? सापेक्ष विद्युतशीलता, और K क्या है? पैरा वैद्युतांक। और जो यानी K बराबर ER, और ये क्या है? ये मात्राहीन। मात्राहीन यानी इनका कोई इकाई नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि जब इनका होता क्या है, EM अपान E0 बराबर K। जब आप इसके यूनिट को और इसके यूनिट को जब एक जैसा लिखेंगे तो एक जैसा होगा तो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? मात्राहीन। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले नए टॉपिक की ओर, जो कि कूलम से ही संबंधित है। होता क्या है, एग्जाम में कभी कभार जो एग्जामिनर होते हैं वो कूलम के नियम को ना पूछ के उसके सदिश स्वरूप को पूछ लेते हैं। तो ये सदिश स्वरूप क्यों दिया गया, इसको हम समझ लेते हैं। इसमें क्या हुआ कि जो कूलम का नियम है ये तो बता दिया गया कि दो आवेशों के बीच बल लग रहा है, हमने जान लिया कि कितना बल लग रहा है, ठीक है। अब इसमें ये हुआ कि अगर बल लग रहा है तो कौन सी दिशा में बल लग रहा है, तो उस दिशा को बताने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एक और नियम आया जिसको हम बोलते हैं कूलम के नियम का सदिश स्वरूप, जो हमें बताता है, दिशा बताता है, यदि आकर्षण प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो किस किस दिशा में लग रहा है। ठीक, तो चलिए हम अब इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। तो कूलम के नियम का सदिश स्वरूप में दो मेथड है। पहले मेथड हम दोनों देखेंगे। पहले मेथड को देखिए। इसमें क्या है, पहले मेथड में मान लीजिए कि ये कोई दो बिंदु आवेश है, Q1 और Q2। ठीक, अब इस पे कुछ बल लगा तो ये इसको इधर खींचा, इस पे कुछ बल लगा तो ये इसको इधर खींचा। इस पे जो बल लगा हमने उसको कह दिया F। अब किस पे बल लगा? बिंदु 2 पे लगा, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए। किसके कारण बल लगा? Q1 के कारण लगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख दिए। अब यहाँ पे कितना बल लगा? Q1 पे बल लगा इसलिए 1। किसके कारण लगा? Q2 के कारण लगा, इसलिए 2। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। 2-1 का मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं ना, इसको नोट करके आप कॉपी में लिख लीजिएगा। 2-1 का मतलब बिंदु 2 यानी आवेश 2 पे बल किसके कारण? बिंदु 1 के कारण। और F12 का मतलब F बिंदु 1 पे बल लग रहा है, किसके कारण? बिंदु 2 के कारण लग रहा है। ठीक, और इनके बीच की जो दूरी होती है उसको हम मान लेते हैं R। इसका अपोजिट लेते हैं। ठीक, अगर यहां से हम बात कर रहे हैं इसका, तो यहाँ पे अगर 1-2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2-1। मतलब बिंदु 2 तक की दूरी कहां से? 1 से। ठीक, अपोजिट होता है। अगर हम डायरेक्शन ले, हम इसकी ओर, यहां से इधर की ओर जा रहे हैं, अगर यहाँ 1-2 है तो ये क्या हो जाएगा? 2-1। अगर इधर से लेते हैं तो ये 2-1 है तो ये हो जाता 1-2। ठीक, अब हमें सदिश स्वरूप दिखाना है। सदिश का मतलब क्या होता है कि हमें दिशा निर्धारित करनी है कि किस दिशा में हो रहा है। तो दिशा निर्धारित करने के लिए हम क्या किए, यहाँ पे ये एरो लगा दिए इसके ऊपर। इसका मतलब है ये वेक्टर स्वरूप। वेक्टर स्वरूप में आप 11th में पढ़े होंगे कैसे लिखते हैं, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए। तो R21 को हम वेक्टर स्वरूप में कैसे लिखते हैं, इसका हिंदी में क्या होता है? परिमाण, जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी सदिश इकाई। इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? R21 और R21 इंटू R21 का कैप, सॉरी यहाँ पे केवल R लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम परिमाण की बात कर रहे हैं। परिमाण में दिशाओं से कोई मतलब नहीं होता, जो वैल्यू होता है, तो हम केवल दूरी की बात कर रहे हैं, तो R हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? इसका सदिश इकाई। ठीक, अब इसी रूप में अगर हम F12 का वैल्यू लिखते हैं, F12 तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2। अब इसके नीचे क्या होगा? इसके नीचे हम अगर यहाँ पे 1-2 लिए, इसके नीचे तो वही होगा जो पढ़े थे, R²। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर यहाँ 1-2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R21 का कैप। ये क्या है?
परिमाण, और ये क्या है उसका सदिश इकाई। ठीक, अगर इसी टाइप से मैं आपसे बोलूं कि बताइए F21 कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे 21 है तो R का क्या हो जाएगा 12, अपोजिट विपरीत, और ये क्या है, ये परिमाण और इसका स्वरूप। ठीक, अब एक चीज और ये नियम कहता है कि ये दोनों क्या होंगे, दोनों के ऊपर जो बल लग रहा है और जो दूरी है वो बराबर होगा, लेकिन नेचर में यानी प्रकृति में कैसा होगा, विपरीत होगा। जब विपरीत होगा तो क्या होगा कि R12 बराबर होगा किसके, R21 के, मगर नेचर विपरीत है तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस का साइन। तो इसी टाइप से क्या हो जाएगा, अगर R12 है तो F में क्या हो जाएगा 21, ये बराबर हो जाएगा माइनस इसके यानी विपरीत F21 यानी 12, यहाँ 21 है तो यहाँ 12। ठीक, ये है हमारा पहला मेथड जिसके हिसाब से हम सदिश स्वरूप पढ़ते हैं कूलम का। ठीक, एक और मेथड है उसको भी आप जान लीजिए, हालांकि एग्जाम में आपको दोनों मेथड नहीं लिखने हैं, कोई एक ही मेथड लिखना है, फिर भी आप समझ लीजिए। एक मेथड में ये क्या हम पढ़ते हैं कि मान लीजिए कोई दो आवेश हैं, जो दो बिंदु आवेश हैं वो निर्वात में है, ठीक, दूर है कहीं। अब यहां से हम देखते हैं, यहां से इसकी दूरी इतनी है Q1 की, और यहां से इसकी दूरी इतनी है कितना Q2 की। यहां से हमने इसको मान लिया R1 और इसको हमने मान लिया R2। ठीक, अब सदिश स्वरूप दिखाना है तो ये इसके ऊपर ऐसे लगा दिए ये। ठीक, यहां से दूरी इसकी R1 और यहां से दूरी इसको R2। अब ऐसे हम तो नाप नहीं सकते बल, ये वेक्टर का ये यानी कूलम का नियम है कि जो भी बल लगता है वो एक दिशा में लगेगा और लाइन के अलोंग लगेगा, हमेशा लाइन के अलोंग लगेगा। ठीक, तो इसको अब लाइन का अलोंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लाइन का अलोंग बनाने के लिए हमें इसे जोड़ना पड़ेगा। जब हम इसको जोड़ेंगे ऐसे मान लीजिए, और इसको जोड़ के हम कोई एक नया नाम दे देते हैं, मान लीजिए हम उसको डेल्टा R दे देते हैं। ठीक, तो अब हमें इसकी दूरी चाहिए डेल्टा R। तो आपने एक ट्रायंगल का लॉ पढ़ा होगा, त्रिभुज का नियम पढ़ा होगा, जिसमें इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये किस नियम से आ रहा है, ट्रायंगल लॉ, त्रिभुज का नियम है। तो हम क्या किए, R1 प्लस डेल R यहाँ पे वेक्टर नहीं लगेगा, बराबर R2। जब इन दोनों को जोड़े तो इतना आ गया। अब हमें डेल R चाहिए, इनके बीच की दूरी डेल R। तो हम क्या किए, R2 जब ये इधर गया तो माइनस R1, ये वेक्टर R2 माइनस R1। ठीक, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब इसको हम देखते हैं किस फॉर्म में, अब बल के फॉर्म में। अगर हमें इसको F के फॉर्म में लिखना है तो मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2-1 या फिर 1-2 का लिख रहे हैं, चलिए तो ये कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2। अब इसके बाद क्या होगा, Q1 Q2 के बाद हमें, अब देखिए R2 माइनस R1, यहाँ पे क्या है F12, तो इसको हमें उल्टा करके लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा R2 माइनस R1। ठीक, इसको हम मॉडुलस फॉर्म में जब लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा R2 माइनस R1, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर आता है, एक स्क्वायर उसका और एक R का स्क्वायर, एक R ये मिलके ये बना लेता है क्यूब। ठीक, हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे F12 का आप लिख रहे हैं तो R1 माइनस R2 नहीं लिखेंगे, इसका उल्टा लिखेंगे क्या, R2 माइनस R1। ठीक, अब इसी टाइप से अगर हम लिखें F21 का तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2। अब यहाँ पे 21 है तो हम बोलेंगे R1 माइनस R2, नीचे मॉडुलस, एक ब्रैकेट नहीं है मॉडुलस है, और वेक्टर में, वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। और तो कितना हो जाएगा R1 माइनस R2 का क्यूब। क्यूब क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर आता है और एक ये हो गया तो ये बना लेता है क्यूब। तो ये था हमारा कूलम के सदिश का नियम। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक ही आप लिखिएगा, दोनों मत लिखिएगा, जो आपको आसान लगे, जो आपको समझ में आया होगा।
वही लिखिएगा। तो चलिए अब इसी में एक चीज और हम कवर कर लेते हैं कि कूलाम क्या होता है। अभी तक हम लोग कूलाम कूलाम तो बहुत चिल्ला रहे हैं कि आवेश की इकाई कूलाम होता है, लेकिन हमने इसको अभी तक परिभाषित नहीं किया कि आखिर ये 1 कूलाम यानी 1 कूलम आवेश होता कितना है। तो चलिए 1 कूलम का परिभाषा भी हम देख ही लेते हैं। चलिए देखिए, 1 कूलम आवेश वह आवेश होता है कि यदि अगर निर्वात में कोई 2 बिंदु आवेश रखे हों 1 मीटर की दूरी पे, तो 1 मीटर की दूरी पे जो 2 बिंदु आवेश रखे हैं, मान लीजिए वो समान आवेश हैं और उनका परिमाण भी समान है, तो उनमें बल लगता है। कौन सा? अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षित बल लगेगा और बल की मात्रा कितना लगेगा? 9 × 10⁹ न्यूटन। और यदि इतना बल लगता है, इतना प्रतिकर्षित बल लगता है, तो उसे हम कहते हैं